हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल में। तो आज जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं वो लेक्चर 3 है, करंट अफेयर्स आई दृष्टि का, जो कि हम लोगों ने करीब 40 पेजेस तक डिस्कशन कर लिया था। अब आगे हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे। ये करीब 6-7 लेक्चर में अभी थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, आगे धीरे धीरे मैं उसको बढ़ा दूंगी और ज़्यादा डिस्कशन कर लेंगे। चीज़ें क्या है ना, एक बार आप पढ़ लो, दूसरा आप क्या करो, फास्ट मोड में करके सुन लो। तो सुनने से, एक बार देखने से दूसरी बार अगर उसको सुन लिया जाए तो काफ़ी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती हैं। तो इसीलिए आप इसको ज़रूर देखिएगा और अगर पसंद आए तो लाइक भी करिए, कमेंट भी करिए और पॉसिबल हो तो शेयर भी करिए, ठीक है। लेकिन लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा लेक्चर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और फटाफट हम लोग देखते हैं आगे कि कौन सा न्यूज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। लास्ट टाइम हम लोगों ने स्वाति पोर्टल पर डिस्कस कर लिया था। आज है चुनावी बॉन्ड योजना, जिसको असंवैधानिक करार कर दिया गया है, असंवैधानिक कर दिया गया है। यह चुनावी बॉन्ड योजना, ये क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस इसमें करने वाले हैं, ठीक है। चुनावी बॉन्ड योजना ये हमारे इकोनॉमिक्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट है वहाँ से। तो ये देख लेते हैं कि ये जो चुनावी बॉन्ड योजना है ये क्या हुआ। 2 जनवरी 2018 को जो वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग द्वारा आरबीआई 1934 की धारा 31(3) के तहत चुनावी बॉन्ड योजना 2018 में को अधिसूचित किया गया था। ये ध्यान रखना, कब अधिसूचित किया गया था, 2018, और आरबीआई 1934 की धारा 31(3) के तहत इसको अधिसूचित किया गया था, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य ये था कि राजनीतिक वित्त पोषण की व्यवस्था में क्या करना, पारदर्शिता लाना, ये इसका उद्देश्य था। आगे चलते हैं, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, बस वही हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी क्या हुआ है, फरवरी में 2024 फरवरी में जो सुप्रीम कोर्ट में 5 सदस्यीय पीठ थी, 5 सदस्यों की एक पीठ थी, उन्होंने क्या किया है, चुनावी बॉन्ड योजना जो थी उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया है। और इस योजना को क्या कहा है कि जल्द से जल्द क्या करो, इसको रद्द करो, यानी कि रद्द किए जाने का निर्णय किया है। और इसको क्या कहा है कि ये असंवैधानिक है, जो कि 2018 में आरबीआई 1934 की धारा 31(3) के तहत इसको लाया गया था। और इसमें जो 5 सदस्य थे उसमें जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो DY चंद्रचूड़ जी। क्लियर? आगे चलते हैं। इसमें क्या है कि अभी जो कि मैंने बताया कि इसको कि ये जो जारी थी उसको रोक लगा दिया गया है। इसमें आपको थोड़ा बहुत ये पढ़ लेना है, बस पढ़ लीजिए, ठीक है। हो सकता है कहीं कुछ पूछ ले, बस खाली देख लीजिए कि क्या है। उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में चुनावी बॉन्ड योजना के साथ साथ क्या किया, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29C क्लॉज 1 यानी वित्त अधिनियम 2017 की धारा 137 द्वारा संशोधित, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 182 का क्लॉज 3 जो कि वित्त अधिनियम 2017 की धारा 154 द्वारा संशोधित, और आयकर अधिनियम 1961 की धारा 13A(B) वित्त अधिनियम 2017 की धारा 11 द्वारा संशोधित को भी क्या किया है, असंवैधानिक घोषित करते हुए रद्द कर दिया है। एक तो इसको रद्द किया, साथ ही क्या किया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29C का क्लॉज 1, दूसरा क्या है, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 182 क्लॉज 3, एंड थर्ड क्या है, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 13A(B) को क्या किया है, असंवैधानिक घोषित किया है। तो ये 3, एक चुनावी बॉन्ड और साथ ही ये तीनों आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है माइंड में। क्लियर? आगे चलते हैं। इसमें क्या है कि जो कंपनी अधिनियम 2013 को भी असंवैधानिक इन्होंने घोषित किया है, उसकी जो धारा 182 का क्लॉज 1 है उसमें संशोधन के माध्यम से राजनीतिक दलों को असीमित कारपोरेट वित्त पोषण की अनुमति प्रदान करना, क्या कह रहा है कि जो हमारा आर्टिकल 14 है, 14 उसका क्या करता है, उल्लंघन करता है। क्या करता है? उल्लंघन करता है। आगे चलते हैं। इसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय को पूर्ण रूप से प्रभावी बनाने के लिए चुनावी बॉन्ड के जो जारीकर्ता बैंक है, यानी कि जो SBI है उसको 12 अप्रैल 2019 से अब तक जितने भी खरीदे गए चुनावी बॉन्ड है उसका विवरण कहा है कि आप क्या करो, ECI यानी कि जो भारत निर्वाचन आयोग है उसके समक्ष प्रस्तुत करो। किसने कहा है? ये RBI ने निर्देश दिया है। क्लियर? कि SBI को कि अभी तक आपने 2019 से अब तक जितने भी चुनावी बॉन्ड खरीदे गए उन सब का जो डिटेल है वो भारत निर्वाचन आयोग को दीजिए। क्लियर?
आगे चलते हैं। अभी तक जो चुनावी बॉन्ड के माध्यम से सर्वाधिक जो चंदा प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल है वो टॉप 3 कौन सा है? पहला तो बीजेपी है, सेकंड क्या है? अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, और थर्ड है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, तो ये आपको क्रमशः तीनों याद रखिएगा माइंड में। चलिए आगे देखते हैं। और जो चंदा देने वाली कंपनी है सबसे ज़्यादा, वो टॉप 2 कौन है? एक है फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, सेकेंड क्या है? मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड। मतलब क्लियर हो गया होगा आई थिंक। आगे चलते हैं। चुनावी बॉन्ड, अब हम जानेंगे चुनावी बॉन्ड जो इतना सारा हम लोगों ने पढ़ा वो है क्या, वो क्या था, जिसको अभी क्या किया गया है? असंवैधानिक करार कर दिया गया है, असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है, उसको रद्द करने की घोषणा कर दी गई है। तो चुनावी बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है जो एक वचन पत्र, प्रॉमिसरी नोट के रूप में जारी किया जाता है। क्या? वचन पत्र, वादा पत्र के रूप में जारी किया जाता था अभी तक जो था। ठीक है, तो ये जो बियरर चेक, ये बियरर यानी कि धारक के लिए एक बैंकिंग उपकरण होता था। इस पर जो खरीदने वाले होते थे, मतलब खरीदने वाले जो, जैसे कि मैं खरीद रही हूँ, मैं प्राप्त कर रही हूँ, तो मेरा जो है वो नाम नहीं लिखा होता था। इस पर खरीदने वाले या प्राप्तकर्ता का नाम नहीं लिखा होता था। चुनावी बॉन्ड को किसी भी व्यक्ति द्वारा, इसको कोई भी व्यक्ति खरीद सकता था, लेकिन वो क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। क्लियर? ये 3 पॉइंट की। एक प्रॉमिसरी नोट के रूप में जारी किया जाता था। दूसरा क्या है? इस पे खरीदने वाले का, यानी अगर मैं खरीद रही हूँ तो मेरा नाम उस पर लिखा नहीं होता था। थर्ड क्या है कि यह किसी भी व्यक्ति द्वारा खरीदा जा सकता था, बशर्ते उसे क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? पॉइंट क्या है कि भारत में स्थापित किसी कारपोरेट निकाय द्वारा भी ये बॉन्ड खरीदे जा सकते थे। भारत में वो क्या हो? स्थापित हो, वो कोई भी कॉर्पोरेट निकाय हो, उसके द्वारा ये बॉन्ड खरीदा जा सकता था। और ये जो चुनावी बॉन्ड है वो किसमें 1000, 10,000, 1 लाख, ठीक है, इस तरीके से जारी किए जाते थे। और ये बॉन्ड, इंपॉर्टेंट लाइन जो है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये ध्यान रखना है कि ये बॉन्ड जो होते थे, ये जब जारी किया जाता था, जारी किए जाने की तारीख से 15 दिन की अवधि के लिए वैध होते थे। जारी किए जाने की तिथि से कितने दिन तक वैध होते थे? ओनली 15 डेज, 15 दिन की अवधि तक। 15 दिन के भीतर अगर आप उसको नहीं भुनाते थे, नहीं भुना पाने पर उसे क्या, जो वो ऑथराइज्ड बैंक जो होता था उसके द्वारा उसे किस में जमा करा दिया जाता था? प्रधानमंत्री राहत कोष में। ये भी ध्यान रखना है कि अगर आप 15 दिन के अंदर, जो टाइम पीरियड है उसके अंदर अगर आप उसे नहीं भुनाते हैं तो वो जो ऑथराइज्ड बैंक है वो क्या करेगा? प्रधानमंत्री राहत कोष, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में उसको जमा करा दिया जाता था। और ये बॉन्ड जो होते थे ये नॉन रिफंडेबल होते थे। ये नहीं कि आपको दे दिया जाए, ऐसा नहीं, आप प्रतिदेय होते थे, नॉन रिफंडेबल होते थे। तो ये भी लाइन आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्या है? चुनावी बॉन्ड को केवल जो एलिजिबल राजनीतिक दल होते हैं उन्हीं के द्वारा भुनाया जा सकता था। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत जो पंजीकृत हैं और जो लोकसभा या राज्य विधानसभा के पिछले आम चुनाव में कुल मत के न्यूनतम कितने? 1% मत प्राप्त करने वाले दल ही चुनावी बॉन्ड खरीदने के, प्राप्त करने के पात्र होते थे। और इसके तहत SBI को बॉन्ड जारी करने और भुनाने के लिए अधिकृत बैंक के रूप में अधिसूचित किया गया था। ठीक है, और वही 15 दिन के अंदर अगर आप नहीं भुनाते हैं तो SBI क्या करता था? उसको प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा करा देता था। ठीक है, तो ये आपका पूरा आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। 2-3 लाइन इसमें से पूछेगा, ठीक है, 3-4 लाइन जो भी होगा तो वो मैंने बता दिया है कि ये इंपॉर्टेंट है, इस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत रत्न 2024। देखिए ये सारे न्यूज़ आपको अभी नए नहीं लग रहे हैं, ये सब आप कई बार पढ़ चुके हो, कई बार आपकी प्रैक्टिस भी ग्रुप में करा दी गई है। ठीक है, तो बस आपको क्या करना है, एक बार और एक झलक देख लेना है ताकि वो क्या हो, रिवाइज हो जाए, एक बार क्या हो, पॉलिश हो जाए वो न्यूज़। ठीक है, बस इतना ही करना है आप लोग को। तो चलिए देख लेते हैं। भारत रत्न, जिसको सबको पता होगा कि देश का एक सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ठीक है, और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो कब से हुई थी? 1954 से हुई थी। भारत रत्न की शुरुआत जो हुई थी ये 1954 से हुई थी। और अब तक कुल कितने? 53 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है, जिसमें 48 पुरुष और 5 महिलाएं हैं। ठीक है, बस मोटा मोटा ये ध्यान रखिए कि ये 53 अभी तक लोगों को दिया जा चुका है। अभी क्या हुआ है, मार्च 2024 में राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति जो हमारी द्रौपदी मुर्मू हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, उन्होंने 4
हस्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया। वो 4 लोग कौन हैं जिनको ये भारत रत्न प्रदान किया गया? उसमें से एक है कर्पूरी ठाकुर, दूसरे हैं चौधरी चरण सिंह, तीसरे हैं पीवी नरसिम्हा राव और चौथे हैं MS स्वामीनाथन। देखिए, अब ये क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा उन 4 में से कौन नहीं है जिनको भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया। अब क्वेश्चन कैसे है, दे देगा कि हाँ भैया इनको तो इतने लोगों को दिया गया, चाहे 4 दे दे, 5 दे दे, 6 दे दे, जो भी है वो अपना आंकड़ा दे देगा। ठीक है। सेकंड थिंग क्या करेगा, एक किसी को उठाएगा और उनके बारे में पूरा पूछ लेगा कहाँ से बिलोंग करते हैं या और इन्होंने क्या क्या काम किया, इनको क्यों दिया गया। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आपको कूट बना करके पूछ लेगा। अब उसके लिए आपको क्या करना है, उनके बारे में पूरा आपको थोड़ा बहुत मतलब पूरा आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, जैसे 4 लोगों का मैंने बताया, कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा एंड 4th स्वामीनाथन। ठीक है, तो अभी क्या हुआ है कि राष्ट्रपति ने लाल कृष्ण आडवाणी को नई दिल्ली स्थित उनके निवास पर आयोजित एक औपचारिक समारोह में भारत रत्न से सम्मानित किया। ठीक है, श्री आडवाणी को छोड़कर अन्य 4 विभूतियों को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। आगे चलते क्या कह रहा है कि आडवाणी जी को छोड़कर अन्य 4 विभूतियों को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। पीवी नरसिम्हा राव भारत रत्न अब जब मरणोपरांत दिया गया तो इनके जो पुत्र थे प्रभाकर राव, उन्होंने ग्रहण किया। चौधरी चरण सिंह के पुत्र जो हैं पौत्र जयंत चौधरी ने ग्रहण किया। स्वामीनाथन की ओर से उनकी जो पुत्री हैं नित्या राव, उन्होंने ग्रहण किया। और कर्पूरी ठाकुर की ओर से उनके पुत्र रामनाथ ठाकुर ने ग्रहण किया। बस ये ध्यान रखना कि ये चारों को मरणोपरांत मिला है। कर्पूरी ठाकुर की बात करें तो इनके बारे में हमको थोड़ा जान लेना है। अगर आप बिहार का भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो स्पेशली आप ये वाला टॉपिक पूरा पढ़ के जाइएगा कि जो कर्पूरी ठाकुर है ये एक स्वतंत्रता सेनानी, पॉलिटिशियंस एंड एक टीचर थे। ये जननायक के नाम से लोकप्रिय थे। पीपल्स हीरो, जननायक के रूप में क्यों जाना जाता था? कर्पूरी ठाकुर। ठीक है, इन्होंने कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में पद ग्रहण किया है? 2 टाइम्स। 2 बार ये बिहार के CM रह चुके हैं। और बिहार में जो पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए आरक्षण लागू करने के लिए इनको याद किया जाता है। कर्पूरी ठाकुर को किसके लिए याद किया जाता है? जो पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए आरक्षण लागू करने के लिए इनको याद किया जाता है। वहीं बात करें कि वर्ष 1978 में 1978 में मुंगेरी लाल आयोग की रिपोर्ट में सिफारिश के आधार पर राज्य में सर्वप्रथम पिछड़े वर्ग के लिए, अभी मैंने क्या कहा, आरक्षण लागू करने के लिए किसको याद किया जाता है पिछड़े वर्ग में? इनको, कर्पूरी ठाकुर को। अब ये भी याद रखना है कि ये किसकी सिफारिश के आधार पर ये लागू किया गया था? तो वो है मुंगेरी लाल आयोग की रिपोर्ट की सिफारिश के आधार पर, जो कि 1978 में हुई थी। क्लियर? कर्पूरी ठाकुर के नाम पर जननायक कर्पूरी ठाकुर विद्यालय महाविद्यालय स्थित है। कहाँ पर? बिहार के बक्सर में स्थित है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। और इन्हीं के नाम पर ही जननायक एक्सप्रेस नामक ट्रेन का संचालन भी स्टार्ट किया गया है। कहाँ पर? दरभंगा और अमृतसर जंक्शन के मध्य इसको स्टार्ट किया गया है। आगे चलते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी की बात करें तो ये भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक माने जाते हैं, आडवाणी जी। और ये जून 2002 से 2004 तक भारत के क्या रहे हैं? उप प्रधानमंत्री। इन्होंने सबसे लंबी अवधि तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। इनके बारे में बस इतने, और इन्हें मरणोपरांत नहीं दिया गया है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी चारों को मरणोपरांत दिया गया है। चौधरी चरण सिंह की बात करें तो चौधरी चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे। कब से कब तक? 1979 से 1980 तक ये भारत के प्रधानमंत्री थे। और 2 बार यूपी के मुख्यमंत्री के पद को सुशोभित किया। चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और भारतीय लोक दल नामक पार्टी की स्थापना भी चौधरी चरण सिंह ने की थी, भारतीय लोक दल नामक। क्लियर? और उत्तर प्रदेश में भूमि सुधारों, लैंड रिफॉर्म्स के मुख्य वास्तुकार किसे जाना जाता है? चौधरी चरण सिंह को जाना जाता है। इंपॉर्टेंट लाइन है ये। नेक्स्ट है पीवी नरसिम्हा राव के बारे में बात करें तो भारत के प्रधानमंत्री पद को इन्होंने भी सुशोभित किया था 1991 से, मतलब ये पूरे 5 साल तक रहे थे। और प्रधानमंत्री पदभार ग्रहण करने के बाद इनके नेतृत्व में
कि केंद्र सरकार ने व्यापक आर्थिक स्थिरीकरण की नीति अपनाई थी। इनके टाइम में क्या था, व्यापक आर्थिक स्थिरीकरण की नीति अपनाई गई थी और कई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की शुरुआत की गई थी। और भारतीय आर्थिक सुधारों के जनक के रूप में इनको जाना जाता है। बस इनको ये ध्यान रखना है इनके बारे में कि प्रधानमंत्री पद पर पूरे 5 साल तक थे, और कब से कब तक थे, डेट याद कर लीजिए, 91 से 96 तक। और आर्थिक सुधारों के जनक के रूप में पीवी नरसिम्हा राव को जाना जाता है। और लास्ट वही है स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन। ये सबको पता होगा कि भारतीय कृषि वैज्ञानिक थे एम एस स्वामीनाथन। हरित क्रांति पर उनके कार्य के लिए इनको जाना जाता है। भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में उनको जाना जाता है। और वहीं विश्व में पूछे तो नॉर्मन बोरलॉग हैं, और वहीं यहाँ पर पूछे क्या नाम है इनका भारत में, तो एम एस स्वामीनाथन जी हैं। और इन्हें 20वीं सदी के बीच सबसे प्रभावशाली एशियाई लोगों में से एक के रूप में सम्मानित किया गया था। किसके द्वारा, टाइम मैगजीन के द्वारा। वर्ष 1988 में चेन्नई में एम एस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन की भी स्थापना की थी। 1988 में कहाँ पर, चेन्नई में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केंद्र का उद्घाटन। ठीक है, और ये भी आपके बिहार की न्यूज़ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केंद्र का उद्घाटन अभी कहाँ किया गया है, बिहार में किया गया है। बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। कहाँ पर, पटना में किया है। कहाँ पर, और यह जो केंद्र है, डॉल्फिन शोध केंद्र है, भारत के साथ साथ एशिया में भी अपनी तरह का पहला केंद्र है। अगर हम बात करें डॉल्फिन की, तो ये क्या है, स्तनधारियों का समूह है। डॉल्फिन जो है ये पूरी तरह से जलीय स्तनधारियों का समूह है, जो मीठे पानी या खारे पानी में पाई जाती है। ये मीठे पानी या खारे पानी में पाई जाती है। और देखा जाए तो विश्व में डॉल्फिन की 6 प्रजातियां हैं, 6 जीवित प्रजातियां हैं। और इन 6 जीवित प्रजातियों में अमेजन डॉल्फिन, सिंधु डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन, इरावदी डॉल्फिन, तुगुजी नदी डॉल्फिन, यांगजे फिनलेस पोर्पाइज, क्या क्या है, फिर से देख लीजिए, अमेजन, सिंधु, गंगा, इरावदी डॉल्फिन, क्लियर, तुकुजी नदी डॉल्फिन और यांगजे फिनलेस पोर्पोइज डॉल्फिन शामिल है। विश्व की 7वीं नदी डॉल्फिन की प्रजाति, जिसे बैजी या चीन नदी डॉल्फिन कहा जाता है, उसको 2006 में क्या किया गया, विलुप्त घोषित कर दिया गया। अभी वर्तमान में जो जीवित 6 प्रजातियां हैं वो आपकी यही हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए क्या घोषणा की गई है। 24 अक्टूबर 2023 को एशिया और दक्षिण अमेरिका के 11 देशों ने, एशिया और साउथ अमेरिका के 11 देशों ने विश्व की जो जीवित डॉल्फिन प्रजातियां हैं उनको विलुप्त होने से बचाने के लिए क्या किया गया है, राजधानी बोगोटा में, किसकी राजधानी बोगोटा है, वो है कोलंबिया, यहाँ पर एक हस्ताक्षर किया गया, एक समझौता किया गया जिस पर हस्ताक्षर किया गया। और उसमें क्या कहा गया, इसमें 11 देशों ने हस्ताक्षर किया। वो क्या था, मतलब क्या जो समझौते पर हस्ताक्षर किया गया वो किस नाम से था, ग्लोबल डिक्लेरेशन फॉर रिवर डॉल्फिन बाय 2030। इसमें 11 कंट्रीज जो हैं वो कौन कौन से हैं, बांग्लादेश, बोलीविया, ब्राज़ील, कंबोडिया, भारत, कोलंबिया, इक्वाडोर, नेपाल, पाकिस्तान, पेरू और वेनेजुएला। और भारत में राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है, 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्लियर, आगे चलते हैं। सुदर्शन सेतु, इस वाली न्यूज़ को अभी आगे एक बार फिर कवर करेंगे। सुदर्शन सेतु का उद्घाटन, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया है। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि देवभूमि द्वारका जो है वो कहाँ पर स्थित है, गुजरात में कच्छ की खाड़ी के कहाँ पर, दक्षिणी क्षेत्र में स्थित एक जिला है। देवभूमि द्वारका गुजरात के कच्छ की खाड़ी में दक्षिण क्षेत्र में स्थित एक जिला है। और यहाँ पर देखा जाए हिंदू के 4 पवित्र तीर्थ स्थलों में से ये एक है, जिन्हें 4 धाम, जैसे श्री बद्रीनाथ उत्तराखंड में है, द्वारका गुजरात में है, जगन्नाथपुरी पूरी ओडिशा में है, रामेश्वरम तमिलनाडु है। ठीक है, ये 4 हैं। और देवभूमि की बात करें तो द्वारका में स्थित, ध्यान दीजिएगा ये लाइन, देवभूमि द्वारका में स्थित बेट द्वारका
एक छोटा द्वीप है। देवभूमि द्वारका में स्थित बेट द्वारका एक छोटा द्वीप है और यह द्वीप लगभग 9 किलोमीटर लंबा और इतना चौड़ा है। इससे नहीं मतलब कितना लंबा कितना, बस ये ध्यान रखिए कि एक क्या है, छोटा द्वीप है और इस द्वीप तक केवल छोटी नौका के द्वारा ही पहुंचा जा सकता है, जो बेट द्वारका और ओखा के नौका टर्मिनल के मध्य संचालित होती है। बात करें कि बेट द्वारका द्वीप यहाँ स्थित मंदिर और समुद्र तटों के लिए प्रसिद्ध है और इस द्वीप में मुख्य पर्यटक आकर्षण बेट द्वारकाधीश क्या है, मंदिर है। अभी जो सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया गया ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया और यह सेतु ओखा मुख्य भूमि को बेट द्वारका से जोड़ती है। यह सेतु ओखा मुख्य भूमि को बेट द्वारका द्वीप से जोड़ती है और इस सेतु की लंबाई, आपको इसकी लंबाई ध्यान रखना है कि इस सेतु की जो लंबाई है वो 2.32 किलोमीटर है, 2.32 किलोमीटर है, जिसमें 900 मीटर लंबा केबल के सहारे ये टिका हुआ है और यह देश का सबसे लंबा केबल आधारित सेतु है। इसको 4 लेन वाली संरचना के रूप में डिज़ाइन किया गया है। क्लियर, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना। ठीक है, अभी क्या हुआ था, पहले जो हुआ कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना चलाई गई थी। ठीक है, और मत्स्य संपदा योजना किसके अंतर्गत आएगी, वही पशुपालन डेयरी मंत्रालय के द्वारा ये योजना चलाई जा रही थी। अभी क्या हुआ है कि और ये जो प्रधानमंत्री मत्स्य योजना थी वो किसके लिए, वो नीली क्रांति लाने के लिए। नीली क्रांति किससे संबंधित है, मछली उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, तो इस पर केंद्रित थी। और ये योजना जो है वो 2020-21 से 2024-25 यानी कि 5 वर्ष के लिए चलाई जा रही थी, कार्यान्वित की जा रही थी। ठीक है, और इसको 2020 में, ये ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो है 10 सितंबर 2020 को लॉन्च की गई थी। 2020-21 से ये 2024-25 यानी 5 साल के लिए ये कार्यान्वित की जा रही थी और यह मत्स्य क्षेत्र में देखा जाए तो अब तक होने वाला सबसे बड़ा निवेश था। ठीक है, वो कितना निवेश था, ये है निवेश, आप देख लीजिए। क्लियर, इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। फिर क्या है कि इस मत्स्य योजना के उसमें क्या किया गया, इसी के अंदर में ही प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना को भी मंजूरी अभी हाल ही में प्रदान की गई। और ये अभी मैंने कहा ना, मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत ही ये क्या है, केंद्रीय क्षेत्र की एक उप योजना है और ये योजना भी क्या है, 4 वर्ष, वो 5 वर्ष के लिए शुरू की गई थी 24-25 तक, 2020-21 से 24-25 तक, और ये 4 वर्षों के लिए सह समृद्धि योजना जो है ये 4 वर्षों के लिए स्टार्ट की गई 2023-24 से लेकर के 2026-27 तक ये चलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता। अब आ जाते हैं ये पॉलिटी का टर्म है। संविधान के भाग 4 में किसकी बात की गई है, DPSP। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात की गई है। नीति निर्देशक तत्व में आर्टिकल जो 44 है, आर्टिकल 44 वो क्या है, समान सिविल संहिता, इसका उल्लेख किया गया है और इसके अनुसार क्या है, 44 क्या कहता है कि राज्य जो होगा वो भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। ये क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, समान नागरिक संहिता क्या है, तो भारत में रहने वाला हर नागरिक, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उसके लिए एक समान कानून लागू करना। क्लियर। अभी क्या हुआ, उत्तराखंड विधानसभा ने इस विधेयक को पारित कर दिया गया और उत्तराखंड सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। देखिए, जो था गोवा में तो पहले से ही लागू था, वो तो लागू ही था, लेकिन ये जो है इसको पारित करने वाला देश का पहला जो राज्य बना है वो क्या है, उत्तराखंड है। क्लियर, बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल नहीं जाना है, बस इतना ही आपको ध्यान रखना। बस ये देख लीजिए कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 का जो क्लॉज 25 है वह सहपठित अनुच्छेद 342 के अंतर्गत निर्धारित किसी भी अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर इस संहिता में अंतर्विष्ट कोई प्रावधान लागू नहीं होगा।
नेक्स्ट न्यूज है श्री राम जन्मभूमि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह। ये सारे समारोह हो गई है, यहाँ से क्वेश्चन अब नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी एक नज़र हम लोग डाल लेते हैं क्या उसमें गलत मतलब क्या गुनाह हो जाएगा अगर हम लोग थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, तो देखने में कोई हर्ज नहीं है। अभी क्या हुआ है कि 5 अगस्त 2020 को नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया है, इस मंदिर की आधारशिला रखी थी। कब? 5 अगस्त 2020 को रखी गई थी। अभी क्या हुआ, 22 जनवरी 2024 को श्री राम जन्मभूमि मंदिर में श्री राम के बाल रूप विग्रह की विधि पूर्वक प्राण प्रतिष्ठा की गई, जिसमें कई लोग मौजूद थे। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। श्री रामलला की प्रतिमा की बात करें तो इसमें जो 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा हुई गर्भगृह में, और इसमें इनकी जो प्रतिमा है वो कर्नाटक से लाए गए कौन सा, कृष्णशिला पत्थर। कृष्णशिला पत्थर कहाँ से लाई गई? कर्नाटक से लाई गई, जो कि क्या है, काले ग्रेनाइट का प्रयोग किया गया है इसमें। श्री रामलला की मूर्ति का वजन की बात करें तो 200 किलोग्राम है और ऊंचाई इसकी 4.24 फीट है। 5 वर्ष की आयु के रामलला को किसमें, खड़ी मुद्रा में दर्शाया गया है, और इनको कमल के फूल के आकार के आधार पर, कमल के फूल के आकार के आधार पर खड़ी हुई मुद्रा में दर्शाया गया है। इनके दोनों तरफ भगवान विष्णु के 10 अवतार को दिखाया गया है, जिसमें 10 अवतार है मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि। इनके भगवान विष्णु के 10 अवतार को इसमें दर्शाया गया है। क्लियर। और ऊपरी हिस्से में सूर्य भगवान और दोनों तरफ के गोलाकार हिस्से में स्वास्तिक, ओम, चक्र, गदा ये सब है, और निचले हिस्से में हनुमान जी, दूसरी तरफ गरुड़ जी को दिखाया गया है। और इनकी प्रतिमा के मूर्तिकार कौन है? कर्नाटक के अरुण योगी राज्य हैं, और इस प्रतिमा को बालक राम नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? बालक राम। इसकी विशेषताएं क्या हैं? विशेषताएं आपको ध्यान रखना है, किस शैली में बनाया गया है, नागर शैली में इसका बनाया गया है। मंदिर की 3 शैलियाँ हम लोगों ने पढ़ा है ना, उस आपके आर्ट एंड कल्चर में है नागर शैली, द्रविड़ शैली, वेसर शैली। ठीक है, तो ये नागर शैली में बनाया गया है। और बात करें कि मंदिर की जो लंबाई है 380 फीट, 250 फीट, मतलब लंबाई 300 फीट, चौड़ाई 250 फीट, ऊंचाई 161 फीट। इतना बहुत नहीं आपको पढ़ना है, बस मेन लाइन आपको ध्यान रखना है कि नागर शैली में है, 3 मंजिला है। ठीक है, और इसमें जो गर्भगृह है, श्री राम की बाल रूप प्रतिमा तथा प्रथम तल पर श्री राम दरबार होगा। इसमें 5 मंडप होंगे, ये लाइन ध्यान रखना आपको। 5 मंडप कौन कौन से हैं? नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना कीर्तन। नृत्य, रंग, सभा, प्रार्थना, कीर्तन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और चारों ओर आयताकार परकोटा होगा, जो परकोटा होगा वो आयताकार होगा, और इसके चारों कोनों पर भगवान सूर्य, भगवती, शिव, गणपति के मंदिर होंगे। मंदिर के समीप पौराणिक काल का सीता कूप भी होगा, और इसमें कहीं भी लोहे का प्रयोग नहीं किया गया। मंदिर निर्माण में कहीं भी लोहे का प्रयोग नहीं किया गया है। गुलाबी रंग का बलुआ पत्थर राजस्थान से लाया गया है। इसमें जो टीक की लकड़ी महाराष्ट्र से लाई गई है। ग्रेनाइट के पत्थर कर्नाटक, तेलंगाना से लाए गए हैं। ब्रासवेयर यूपी से, और जबकि 42 घंटियाँ तमिलनाडु से लाई गई हैं। हस्तशिल्प वाली लकड़ी के दरवाजे हैदराबाद, तेलंगाना से लाए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। ये ध्यान लीजिए कि जो यहाँ की एक अनूठी विशेषता है, इसका क्या है? सूर्य तिलक तंत्र है। सूर्य तिलक तंत्र, जो प्रत्येक वर्ष श्री राम नवमी के दिन दोपहर 12 बजे लगभग 6 मिनट के लिए सूर्य की किरणें रामलला की मूर्ति के माथे पर पड़ेगी। श्री राम नवमी के दिन दोपहर 12 बजे लगभग 6 मिनट तक। क्लियर। आगे चलते हैं। और ये जो है भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान बेंगलुरु ने सूर्य पथ एवं प्रकाशिकी पर तकनीकी सहायता प्रदान की है। आगे चलते हैं। विभिन्न राज्य के वाद्य यंत्रों की मंगल ध्वनि, इसमें ये सब है, जो जिस उसका होगा वहाँ का देख लेगा। उत्तर प्रदेश का जैसे पखावज, बांसुरी और ढोलक। बिहार का देने जा रहे हैं तो पखावज ही है। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? अटल बिहारी वाजपेयी शिवड़ी नामा शेवा अटल सेतु। इसमें देख लेते हैं अभी क्या हुआ है। अटल बिहारी वाजपेयी शिवड़ी नामा शेवा अटल सेतु का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया, और ये जो है भारत का सबसे लंबा सेतु है। ये भारत का सबसे लंबा सेतु है, और जो है भारत का सबसे लंबा सेतु जो है, यह भारत का सबसे लंबा सेतु है और विश्व का 12वां। भारत का सबसे लंबा, और अगर वर्ल्ड की बात करें तो 12वां है। क्लियर। वहीं यह एक 6 लेन वाला सेतु है, 6 लेन, और यह एक आपदा प्रतिरोधी सेतु है जिस पर भूकंप, उच्च ज्वार, चक्रवात का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
सेकंड, आपको ये ध्यान रखना है कि इसके निर्माण में 1.77 लाख मीट्रिक टन इस्पात का प्रयोग किया गया, जो एफिल टावर के निर्माण में प्रयुक्त इस्पात की तुलना में 17 गुना अधिक तथा हावड़ा सेतु के निर्माण में इसकी 4 गुना अधिक है। और यह सेतु मुंबई की नवी मुंबई से कनेक्टिविटी को क्या करेगा, सुगम बनाएगा। जो दूरी है लगभग 2 घंटे का समय, अभी तक यहाँ से जो यात्रा थी लगभग 2 घंटे का समय लगता था, अब 15 मिनट में हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये इसमें हम लोग मेन जो लाइन है वही देखेंगे कि अभी किया गया इसका 8वां संस्करण जारी किया गया। ये सर्वेक्षण का, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का 8वां संस्करण जारी किया गया। और इसमें जो है अगर देखा जाए तो 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में, 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में जो है इंदौर 7वीं बार लगातार सबसे स्वच्छ शहर के रूप में इसको रैंकिंग दी गई है। और इस बार इंदौर के साथ साथ गुजरात को भी क्या है, नंबर 1 पे रखा गया है। क्लियर। और तीसरे पे कौन सा है, नवी मुंबई। बात करें अगर 1 लाख से कम 1 लाख से अधिक वाले, ये तीनों हैं, ठीक है। 1 लाख से कम जनसंख्या श्रेणी में देखें तो महाराष्ट्र का सासवाड़ है और छत्तीसगढ़ का पाटन है, महाराष्ट्र का लोनावला है। बस 2 देश में देख लीजिए, 1 लाख से कम में महाराष्ट्र का सासवाड़ और छत्तीसगढ़ का पाटन है। वहीं टॉप राज्य की बात करें, टॉप स्टेट कौन से हैं स्वच्छ सर्वेक्षण में, तो वो है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, क्रमशः जो है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अगर वहीं 27 राज्यों की सूची में उत्तर प्रदेश का जो स्थान है, रैंक है, वो है 9वां। और बिहार का जो है स्वच्छ सर्वे में स्थान है 15वां। 9वां यूपी और 15 बिहार, ठीक है। वहीं अगर पूछ ले कि गंगानगर में टॉप रैंक किसका है, तो यूपी का वाराणसी, यूपी का प्रयागराज, यूपी का बिजनौर, क्रमशः तीनों जो हैं यानी वाराणसी, प्रयागराज, बिजनौर, ये शीर्ष 3 जो है गंगानगर की श्रेणी में हैं। और मध्य प्रदेश का स्थित जो महू छावनी है उसको भारत का सबसे स्वच्छ छावनी घोषित किया गया है। 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में टॉप 20 शहरों में यूपी का केवल टॉप 20 में यूपी का केवल एक शहर जो कि नोएडा, उसको 14वां स्थान प्राप्त हुआ है। और इस श्रेणी में गाजियाबाद को 38, अलीगढ़ को 40, वाराणसी को 41, लखनऊ को 44, फिरोजाबाद, मतलब ऐसे है। बस आप क्या करिए, नोएडा वाला याद कर लीजिए। आगे चलते हैं। चंडीगढ़ को सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र सुरक्षित शहर घोषित किया गया। चंडीगढ़ को सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र सुरक्षित शहर घोषित किया गया। वहीं नोएडा उत्तर प्रदेश को 5 स्टार शहर के रूप में प्रमाणित किया गया है कचरा मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल के तहत। और इसमें एक गीत का विमोचन किया गया। उस गीत का शीर्षक है नया संकल्प है, नया प्रकल्प है, जिसके गायक कौन है, कैलाश खेर हैं। 370 पर सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक निर्णय, ये सब आपको पता है, कोई नई न्यूज़ नहीं है, तो इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे। आगे चलते हैं। नमो ड्रोन दीदी योजना। नमो ड्रोन दीदी योजना ये क्या है? अगर बात करें उर्वरक के लिए, फर्टिलाइजर्स, भारत उर्वरक के मामले में देखें तो सेकेंड सबसे बड़ा उत्पादक है। उर्वरक के मामले में भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और ये दूसरा सबसे बड़ा आयातक भी है। दूसरा उत्पादक भी है और दूसरा सबसे बड़ा क्या है, आयातक भी है फर्टिलाइजर्स के मामले में। क्लियर। आगे चलते हैं। अभी क्या हुआ, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 नवंबर 2023 को नमो ड्रोन दीदी योजना को मंजूरी दी थी। और क्या किया था, प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन दीदी का शुभारंभ किया था। ये केंद्रीय क्षेत्रक योजना है जो कि 2024-25 से 25-26 के लिए इसके लिए जो 1261 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया था। और कितना निर्धारित किया गया था, नॉट इम्पॉर्टेंट, बस ये ध्यान रखिए कि ये केंद्रीय क्षेत्रक योजना है। दूसरा कि केंद्र सरकार इसमें जो है 15,000 चयनित महिला को SHG यानी स्वयं सहायता समूह को ड्रोन प्रदान करेगी। कितने? 15,000 चयनित महिला को। और इस ड्रोन को किसानों को कृषि उद्देश्य हेतु किराए पर भी दिया जा सकेगा। ड्रोन का उपयोग किस लिए होगा? किसानों द्वारा खेतों में नैनो उर्वरक और कीटनाशक के छिड़काव के लिए होगा। और कुल 15,000 ड्रोन में से प्रथम 500 ड्रोन को उर्वरक कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। बाकी जो 14,500 हैं उनको अगले 2 वर्ष में केंद्रीय सहायता के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे। और जो महिला सहायता समूहों को ड्रोन की 80% लागत केंद्रीय वित्तीय सहायता के माध्यम से प्राप्त होगी। क्लियर।
और इस योजना के तहत ग्रामीण महिला को ड्रोन संचालित में क्या करके ट्रेंड करके प्रशिक्षित करके उन्हें ड्रोन दीदी में रूपांतरित कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2023 को 77वें दिवस के अवसर पर इस योजना की घोषणा की थी, ये लाइन याद रखिएगा। और 11 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री ने 1000 नमो ड्रोन दीदी को ड्रोन सौंपे। नेक्स्ट क्या है, पीएम जनमन योजना। पीएम जनमन की बात करें तो भारत में अगर 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो जो एसटीज़ हैं, अनुसूचित जनजाति हैं, उनकी आबादी 10.45 करोड़ है। इनमें से 18 राज्यों और यूटीज़ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निवास करने वाले 75 समुदाय को क्या घोषित किया गया है, पीबीटीजीज वर्गीकृत किया गया है, पीबीटीज। और इनको जो ये विशेष रूप से संवेदनशील समूह घोषित किया गया है, इनको 5 फीचर्स के आधार पर ये घोषित किया गया है। और ये किसके उस पर ढेबर कमीशन के द्वारा 5 फीचर्स के आधार पर इनको पीबीटीजी 75 जो हैं इनको घोषित किया गया। और सबसे ज़्यादा पीबीटीजी कहाँ पर है, ओडिशा में है। आगे चलते हैं। अभी क्या हुआ है, हाल ही में नहीं, 2023 में नरेंद्र मोदी जी ने जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर क्या किया, झारखंड के खूंटी जिले से प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन, इसका फुल फॉर्म क्या है, वह है प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान यानी कि पीएम जनमन की शुरुआत की। इसका उद्देश्य क्या है, जो वो पीबीटीजीज हैं 75 उन समूहों का विकास करना है जो विभिन्न मंत्रालयों विभागों की योजनाओं से छूट गए हैं। आगे चलते हैं। और इसमें 2023-24 से 25-26 तक इतने करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। अगर बात करें कि तो यह मिशन जो है केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय सहित 9 मंत्रालय के माध्यम से 11 महत्वपूर्ण क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करेगा। वो 11 महत्वपूर्ण क्षेत्र में जो क्या क्या हैं, घर हैं, रोड कनेक्टिविटी है, पाइप से जलापूर्ति है, इन सभी पर क्या करेगा, ध्यान केंद्रित करेगा। और इस मिशन के लिए केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय नोडल एवं समन्वयक मंत्रालय होगा। इस मिशन से देश के 220 जिलों के 22,500 से अधिक बस्तियों में निवासित 28 लाख से अधिक लोग क्या होंगे, लाभान्वित होंगे। और इस मिशन से देश के 18 राज्य और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो पीबीटीजीज हैं उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। इस अभियान को जागरूकता बढ़ाने और पीबीटीजी बहुल जनजातीय बस्तियों में सरकारी योजनाओं की 100% पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रारंभ किया गया है। इसमें 3 ही 4 लाइन इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं, देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में हुआ, तो छत्तीसगढ़ में विधानसभा सीट कितनी है, 90 सीट है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। और वहाँ पे शुभंकर किसको घोषित किया गया था, चुनई चिरई को किया गया था, शुभंकर घोषित किया गया था। अगर बात करें यहाँ पे महिला विधायकों की संख्या छत्तीसगढ़ विधानसभा के गठन के बाद से सर्वाधिक है। और यहाँ पे सीएम के रूप में विष्णुदेव साय ने शपथ ग्रहण किया है, जो कि चौथे मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के और पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा की बात करें तो यहाँ पे 230 सीटें हैं और यहाँ पे मोहन यादव ने नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किए हैं। वहीं जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला क्या हैं, उप मुख्यमंत्री हैं। मिजोरम में बात करें तो 40 विधानसभा सीट है और यहाँ पे जो है जोरम पीपल मूवमेंट पार्टी ने बहुमत प्राप्त किया है। और यहाँ जो है बात करें मिजोरम की तो इसमें लाल दुहोमा जो मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं इन्होंने शपथ ग्रहण किया है। लाल रिनपुई मिजोरम की पहली महिला कैबिनेट मंत्री और राज्य के इतिहास में मंत्री का पद ग्रहण करने वाली तीसरी महिला बनी। पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन है, लाल रिनपुई, जो कि कहाँ की है, मिजोरम की। राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे कुल 200 सीट हैं और यहाँ पे भजन लाल शर्मा जो हैं नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किए हैं। तेलंगाना की बात करें तो 119 सीटें हैं और तेलंगाना में जो है यहाँ पे अनुमला रेवंत रेड्डी जो है नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किए हैं और ये दूसरे मुख्यमंत्री हैं, जबकि मल्लू भट्टी विक्रमार्क तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री बने हैं। नेक्स्ट हमारा हर न्यूज़ है मेरा युवा भारत, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ इसको देख लेते हैं। 31 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय एकता दिवस किसके उसमें मनाया जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है, जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। और इसमें नरेंद्र मोदी जी ने नई दिल्ली स्थित कर्तव्य पथ पर देश के युवाओं के लिए मेरा युवा भारत मंच का शुभारंभ किया। और जो मेरा युवा भारत है इसमें जो है युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्थापित एक क्या है, स्वायत्त
निकाय है। इसमें इस मंच के ये जो मेरा युवा भारत मंच है, राष्ट्रीय युवा नीति में दी गई युवा की परिभाषा के अनुरूप 15 से 29 आयु वर्ग के युवाओं को लाभान्वित करेगा। कितने साल से कहते हैं? 15 से 29। लेकिन विशेष रूप से किशोरों के लिए बनाए गए इस कार्यक्रम के कंपोनेंट्स के मामले में लाभार्थी जो होंगे वो 10 से 19 आयु वर्ष के होंगे। मेरा युवा भारत एक फिजिटल मंच है। फिजिटल का मतलब एक है फिजिकल प्लस डिजिटल, इन दोनों को मिलाकर क्या कर दिया गया? फिजिटल कर दिया गया है। ठीक है, यानी भौतिक गतिविधि के साथ ही डिजिटल रूप से जुड़ने का अवसर भी है। और यह युवाओं को मात्र निष्क्रिय प्राप्तकर्ता की जगह विकास का सक्रिय संचालन बनाने में मदद करेगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव का समापन की बात करें, पहले तो ये ध्यान रखना कि आज़ादी का अमृत महोत्सव समापन से पहले शुरुआत कब हुई थी? तो शुरू हुआ था 12 मार्च 2021। 12 मार्च 2021 स्टार्ट हुआ था और एंड हुआ 31 अक्टूबर 2023। 31 अक्टूबर अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा कि उस दिन क्या है? राष्ट्रीय एकता दिवस। ठीक है, अब इस आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान 3 चीज़ें स्टार्ट की गई, घोषणा की गई कि अब से ये मनाया जाएगा। वो है जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को, 26 दिसंबर साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह की शहादत की याद में वीर बाल दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई। वहीं 14 अगस्त को विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। ठीक है, इसमें क्या हुआ? 31 अक्टूबर नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर मेरी माटी मेरा देश अभियान की अमृत कलश यात्रा के समापन समारोह में भाग लिया। और स्टार्टिंग कब हुई थी? 12 मार्च 2021, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब इसमें जो आपको याद रखना है कि इस दौरान आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान जो उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले टॉप 3 राज्य हैं, टॉप 3 राज्य या यूटी जो हैं वो है जम्मू कश्मीर, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान। जम्मू कश्मीर, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान जो हैं ये टॉप 3 उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले हैं। और इसमें जो है इसमें टॉप 3 रैंक अगर टॉप 3 रैंक मंत्रालय अगर पूछ ले, तो स्टेट हो गए, मंत्रालय अगर पूछ ले तो उसमें फर्स्ट जो है वो विदेश मंत्रालय है, सेकंड रक्षा मंत्रालय है, थर्ड जो है रेल मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय है। क्लियर? आगे चलते हैं। मेरी माटी मेरा देश की अगर बात करें तो यह आज़ादी के अमृत महोत्सव के समापन कार्यक्रम था और ये जो है भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया। इसका आयोजन जो है 9 अगस्त से 31 अक्टूबर 2023 के मध्य युवा और खेल मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया, साथ ही संस्कृति मंत्रालय द्वारा इसको शुरू किया गया। और ये अभियान उन वीरों, ये मेरी माटी मेरा देश, उन वीरों और वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि स्वरूप आयोजित किया गया जिन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। और इसकी टैगलाइन क्या है? मिट्टी को नमन वीरों को वंदन, मिट्टी को नमन वीरों को वंदन। नेक्स्ट क्या है? नमो भारत ट्रेन, भारत की पहली रैपिड रेल सेवा। देखिए क्या हुआ है, 20 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, यूपी के गाजियाबाद स्थित साहिबाबाद रैपिड एक्स स्टेशन पर दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS गलियारे के प्राथमिकता वाले खंड का उद्घाटन किया। साथ ही भारत की पहली रैपिड रेल सेवा नमो भारत ट्रेन को राष्ट्र को समर्पित किया। भारत में क्षेत्रीय त्वरित परिवहन प्रणाली RRTS का शुभारंभ हो गया। ठीक है, दिल्ली गाजियाबाद मेरठ क्षेत्रीय त्वरित परिवहन प्रणाली गलियारे की कुल लंबाई जो है 82.15 किलोमीटर है और भारत की पहली क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट प्रणाली की डिज़ाइन गति जो है वो 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। इससे क्या होगा, दिल्ली से मेरठ तक की जो दूरी है 1 घंटे से भी कम समय में तय की जा सकेगी। बस ये ध्यान रखना है कि इसकी जो संचालन गति है वो 160 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि औसत गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। गांगे डॉल्फिन यूपी का जलीय जीव। अक्टूबर 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार के वन विभाग द्वारा गांगे डॉल्फिन को प्रदेश के जलीय जीव के रूप में मान्यता दी गई। ठीक है, और मई 2010 में गंगा नदी डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था और गंगा नदी डॉल्फिन को 2008 में असम सरकार ने राज्य का जलीय पशु घोषित किया। 2019 में पंजाब ने सिंधु नदी की डॉल्फिन को राज्य का जलीय जीव घोषित किया, जलीय पशु घोषित किया।
उत्तर प्रदेश की राज्य मछली चितला, उत्तर प्रदेश की राज्य मछली क्या है? चितला है। जबकि देशी मांगुर बिहार की राज्य मछली है। सब ध्यान रखिएगा जो यूपी और बिहार की एग्जाम देने जा रहे हैं। अगर IUCN की रेड लिस्ट में देखें तो डॉल्फिन को इंडेंजर्ड में रखा गया, संकटग्रस्त की श्रेणी में रखा गया है। वहीं वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची एक में इसको सूचीबद्ध किया गया है और साइट्स के परिशिष्ट एक में, अपेंडिक्स 1 में इनको लिस्टेड किया गया है। घोल मछली की बात करें, घोल मछली गुजरात की राज्य मछली है। विश्व मात्स्यिकी दिवस जो 21 नवंबर को मनाया जाता है, उसी अवसर पर इसको गुजरात की राज्य मछली के रूप में घोषित किया गया। इस घोल मछली का वैज्ञानिक नाम क्या है? प्रोटोनिविया डाइकैंथस। यह भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली में से एक है और इसे गोल्ड फिश भी कहा जाता है। आगे चलते हैं। भारतीय भेषज संहिता आयोग अभी क्या हुआ है कि अक्टूबर में फार्माकोपियल वार्ता समूह PDG फार्माकोपियल वार्ता समूह डिस्कशन ग्रुप की वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ हुआ? हैदराबाद में। आयोजन ध्यान रखिएगा, इसका आयोजन कहाँ हुआ? हैदराबाद में। यह अमेरिका, यूरोप और जापान के बाहर आयोजित इसकी प्रथम बैठक थी। क्लियर? और 2019 के बाद से प्रतिभागियों की व्यक्तिगत उपस्थिति वाली प्रथम बैठक थी। और भारतीय भेषज संहिता आयोग को फार्माकोपियल वार्ता समूह के स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया, जबकि WHO इस समूह में पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करता है, ऑब्जर्वर के रूप में। नेक्स्ट देखें, सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय। तो ये जो सरक्का जठारा है, कुंभ मेला के बाद देखा जाए तो ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है और इसे मेदाराम जठारा के नाम से भी जाना जाता है। यह एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय मेला है और इसका आयोजन जो है तेलंगाना का जो दूसरा सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है उसका क्या नाम है? कोया जनजाति। इसका आयोजन कोया जनजाति के द्वारा किया जाता है और ये जो मेला है सरक्का, ये द्विवार्षिक मेला है। हर 2 साल पर यह मनाया जाता है, जो तेलंगाना के मुलुगु जिले के तंडवाई स्थल मंडल स्थित मेदाराम गांव में किया जाता है। और यह मेला जो समक्का देवी हैं, सल्लम्मा देवी हैं, उनके सम्मान में किया जाता है। क्या हुआ था कि इसमें यह मेला समक्का और सल्लम्मा के नेतृत्व में जो जनजातीय विद्रोह की याद में मनाया जाता है। माँ बेटी की जोड़ी ने 12वीं शताब्दी में काकतीय शासकों द्वारा, जो उस समय काकतीय शासक थे तेलंगाना में, उसके द्वारा सूखे की स्थिति के दौरान जनजातीय लोगों पर टैक्स लगाया गया था। तो उसके दौरान ये माँ बेटी की जोड़ी ने उस पर विरोध किया था और ये उन्हीं की याद में ये हर 2 साल पर ये मनाया जाता है। तेलंगाना सरकार द्वारा इसको राज्य उत्सव घोषित किया है। तो अभी क्या है कि इसको विश्वविद्यालय, मतलब यहाँ पे केंद्रीय विश्वविद्यालय विधेयक यहाँ पारित किया गया कि इस अधिनियम के माध्यम से केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में संशोधन किया गया। इसका उद्देश्य सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना करना है और ये तेलंगाना के मुलुगु जिले में स्थापित किया गया है। ट्रेवल फॉर लाइफ की बात करें तो पहले याद रखना है कि मिशन लाइफ जो है, मिशन लाइफ भारत के नेतृत्व में वैश्विक जन आंदोलन है। इसका उद्देश्य क्या है लाइफ का? पर्यावरण की रक्षा संरक्षण के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यवाही को प्रेरित करना। लाइफ का अगर तात्पर्य देखें यहाँ पे लाइफ, तो ये इसका क्या है? लाइफ स्टाइल फॉर इसे इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण के लिए जीवन। मिशन लाइफ को 1 नवंबर 2021 ग्लासगो यूके में आयोजित COP26 में प्रस्तावित किया गया था। ये ध्यान रखना है कि मिशन लाइफ को ग्लासगो यूके में आयोजित जो COP26 था उसमें 1 नवंबर 2021 को प्रस्तावित किया गया था और 20 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री ने एकता नगर गुजरात स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी से मिशन लाइफ की शुभारंभ की घोषणा की। मतलब प्रस्तावित तो COP26 में किया गया था, लेकिन 2022 में गुजरात स्टैचू ऑफ यूनिटी से इन्होंने क्या किया? मिशन लाइफ की घोषणा की शुभारंभ किया और 2028 तक इसमें न्यूनतम 80% गाँव एवं स्थानीय शहरी निकाय को पर्यावरण अनुकूल बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। और भारत जो है लाइफ को अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान में शामिल करने वाला पहला देश है।
और इसी के उस पर ट्रैवल फॉर लाइफ कार्यक्रम को वैश्विक रूप से लॉन्च किया गया। पर्यटन मंत्रालय द्वारा इसको लॉन्च किया गया और इस कार्यक्रम को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन और यूनेप की भागीदारी में प्रारंभ किया गया है। ट्रैवल फॉर लाइफ मिशन लाइफ के अंतर्गत पर्यटन क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय कार्यक्रम है और ट्रैवल फॉर लाइफ कार्यक्रम को 2 अलग अलग क्षेत्र के लिए प्रारंभ किया गया है। एक स्वच्छता के लिए ट्रैवल फॉर लाइफ, दूसरा ग्रामीण पर्यटन के लिए ट्रैवल फॉर लाइफ। और इसमें देश के 108 पर्यटन स्थलों पर संचालित करने की योजना बनाई गई है। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता भी की गई, जिसमें जो है 27 सितंबर 2023 को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है, 27 सितंबर को। और इस अवसर पर क्या किया गया, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम पुरस्कारों की घोषणा की गई। इसके तहत कुल 35 गांवों को पुरस्कृत किया गया। इनमें से 5 गांवों को गोल्ड, 10 गांवों को सिल्वर और 20 गांवों को ब्रॉन्ज मेडल दिया गया। गोल्ड मेडल में जो पुरस्कृत गांव है दावर, जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा का दावर गांव है, अपना देख लीजिए। यहाँ पे मध्य प्रदेश का मड़ला है। रेड श्रेणी में पुरस्कृत गांव में यहाँ पे उत्तर प्रदेश का देख लीजिए आप लोग। यूपी का जो कुरौना गांव है, यूपी का कुरौना ग्राम, ये सिल्वर मेडल में पुरस्कृत गांव में यूपी का कौन सा है, कुरौना ग्राम है। इस कुरौना ग्राम को रामेश्वर गांव भी कहा जाता है। कुरौना गांव को रामेश्वर गांव भी कहा जाता है। बनारस में बुनकरों का गांव भी इसको कहा जाता है, बनारस में बुनकरों का गांव भी। नेक्स्ट चलते हैं, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन किया गया है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ रखा गया है, तेलंगाना में रखा गया है। हल्दी का वानस्पतिक नाम देखें तो क्या है, जिंजीबेरेसी परिवार का एक पुष्पीय पादप है, फ्लावरिंग प्लांट है, जो कि सदाबहार और औषधीय गुणों से युक्त पौधा है। और इसमें जो है करक्यूमिनाइड्स हल्दी में उपस्थित प्रमुख जैव सक्रिय यौगिक है और ये यौगिक प्रतिऑक्सीकारक एंटीऑक्सीडेंट गुणों के लिए उत्तरदायी और कैंसर रोधी गुणों के लिए उत्तरदायी है। अभी क्या हुआ है, 4 अक्टूबर 2023 को भारत सरकार ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के गठन को अधिसूचित किया। हल्दी की बात करें तो ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर भी है लार्जेस्ट, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। नारी शक्ति वंदन अधिनियम की बात करें तो ये 19 सितंबर 2023 को ये जो महिला आरक्षण विधेयक है, संविधान 128वां नाम से लोकसभा में प्रस्तुत हुआ और पारित होने के बाद ये जो विधेयक बना 106, ये क्या हुआ, अधिनियम बन गया। और इसमें क्या है कि बस इतना आपको ध्यान रखना है। और इस कानून को अनौपचारिक रूप से नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम दिया गया और महिला आरक्षण विधेयक अमृतकाल में नए संसद भवन में पारित होने वाला पहला विधेयक है। इसके पारित होने से विधायिकाओं में महिला की न्यूनतम जो भागीदारी होगी 33% सुनिश्चित होगी और इससे लोकसभा, राज्य विधानसभा, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र की विधानसभा में जो महिला की कुल सीट होगी वो 1/3 सीट आरक्षित करने का प्रावधान इसमें किया गया। और ये 106 जो अमेंडमेंट है, मतलब जो अधिनियम है, इसके माध्यम से आर्टिकल 239 AA में संशोधन किया गया, 239 AA में संशोधन किया गया। जबकि जो नया अनुच्छेद है वो है 330A, 332A, 334A को जोड़ा गया, संशोधन किया गया 239 AA में और ऐड किया गया 330A, 332A, 334A जोड़ा गया। और नए अनुच्छेद 330A जोड़ने के माध्यम से किन प्रावधान को शामिल किया गया वो देख लेते हैं। लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए होंगी। लोकसभा में प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से भरी जाने वाली कुल सीटों की 1/3 सीटें अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या सहित महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। और 332 के तहत प्रत्येक राज्य की विधानसभा में महिलाओं हेतु सीट को आरक्षित किया जाएगा और 334 के माध्यम से जो जोड़ने के माध्यम से महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण के लागू होने से संबंधित शर्त को स्पष्ट किया गया है। ठीक है, तो ये सब आप देख लीजिएगा, यहाँ पे है। लास्ट लाइन में पढ़ दे रही हूँ कि राज्य विधानसभा और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण 15 वर्ष की अवधि के लिए प्रदान किया जाएगा, जबकि संसद जो है ये कानून द्वारा इस अवधि को बढ़ा सकती है। नेक्स्ट क्या है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। इसमें आपको बस क्या क्या पॉइंट है बस वही मैं बता दे रही हूँ, आपको ध्यान रखना है कि अभी क्या गया 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर ये योजना लॉन्च की गई
और 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विश्वकर्मा योजना की घोषणा की गई थी। और ये जो योजना है केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है जो कि पूर्णतः भारत सरकार द्वारा ये वित्त पोषित है। यह योजना मेन आपको ध्यान रखना है कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय को नोडल मंत्रालय इसमें नियुक्त किया गया है। और इस योजना की टैगलाइन क्या है? सम्मान सामर्थ्य समृद्धि। इसकी टैगलाइन क्या है? सम्मान सामर्थ्य समृद्धि। और इस योजना की अवधि 5 साल के लिए है, यानी 2023-24 से इसको ले जाना है और 2027-28 तक इसको चलाना है। और इसके तहत 18 व्यवसायों को, पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया गया है। ये लाइन भी आपको ध्यान रखना है। और कारीगरों एवं शिल्पकारों को प्रधानमंत्री विश्वकर्मा प्रमाण पत्र एवं विश्वकर्मा आईडी भी प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्या है? आयुष्मान भवा अभियान। इसमें क्या है? 13 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गांधीनगर गुजरात में आयुष्मान भवा अभियान का शुभारंभ किया। और यह आयुष्मान भारत कार्यक्रम की सफलता पर आधारित है। और ये जो है किसके द्वारा? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया है। ये राष्ट्रव्यापी स्वास्थ्य सेवा पहल है। और उद्देश्य क्या होगा? ये तो कॉमन सेंस है। आगे चलते हैं। इस अभियान को 17 सितंबर 2023 से 2 अक्टूबर 2023 तक सेवा पखवाड़ा के दौरान लागू किया गया था। आगे चलते हैं। सांची भारत का पहला सौर शहर है। सांची की बात करें, सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित एक छोटा सा नगर है। सांची किसके लिए जाना जाता है? स्तूप के लिए, काश्मीर अशोक स्तंभ के लिए, बौद्ध विहार के लिए, इन सभी के कारण प्रसिद्ध है। सांची में कई स्तूप हैं जिनमें जो द ग्रेट स्तूप सांची का स्तूप है उसको द ग्रेट स्तूप के नाम से जाना जाता है। 1989 में सांची स्थित जो बौद्ध स्मारक है उसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। अभी क्या किया गया है कि सांची को भारत के प्रथम सौर शहर के रूप में लोकार्पण किया गया है। इस अवसर पर सांची को शुद्ध शून्य नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन शहर बनाने के लिए एमपी सरकार के जो नवीकरणीय ऊर्जा विभाग और आईआईटी कानपुर के मध्य एक समझौता हुआ है। इसमें 3 मेगावाट क्षमता की सौर परियोजना की स्थापना के कारण सांची एक सौर शहर के रूप में विकसित होने में सफल रहा है। आगे चलते हैं। मोढेरा जो है ये गुजरात का है। मोढेरा को भारत का पहला 24 घंटे सौर ऊर्जा से संचालित गांव घोषित किया गया है। मोढेरा का सौरीकरण सूर्य ग्राम परियोजना के तहत किया गया है। मोढेरा भारत का प्रथम नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक गांव बन गया है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगला लेक्चर अगले 2-3 दिनों में ज़रूर आएगा। तो इसके लिए अभी क्या करना, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसमें कमेंट जरूर किया करिए, लाइक एंड शेयर भी किया करिए। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।